हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 6 और 7 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 8 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो म्यांमार से संबंधित है। तो म्यांमार के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं सैन्य नेता मिन आंग वाइंग। इनको म्यांमार की संसद ने नया राष्ट्रपति नियुक्त किया है और 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद ये देश में सेना का जो वर्चस्व बढ़ रहा है उसको दर्शाता है। म्यांमार में वर्तमान में व्यापक अस्थिरता बनी हुई है। सेना, लोकतंत्र समर्थक समूह और विभिन्न जातीय सशस्त्र संगठनों के बीच संघर्ष जारी है। उस बीच में ये जो नियुक्ति हुई है राष्ट्रपति की वहाँ की, ये वहाँ पे सैन्य वर्चस्व को दर्शाता है। तो ये म्यांमार के नए राष्ट्रपति हैं सैन्य नेता मिन आंग वाइंग। नेक्स्ट टॉपिक खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स से संबंधित है। तो इसका समापन हो चुका है 4 अप्रैल 2026 को इसका समापन हो चुका है और इस टूर्नामेंट में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर रहा है। उसको टोटल 23 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 7 कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं। वहीं दूसरे नंबर पे उड़ीसा रहा, जिसको 21 गोल्ड, 15 रजत और 21 कांस्य पदक, 21 गोल्ड और 21 कांस्य पदक और साथ ही 15 रजत पदक हासिल हुए हैं। तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे है झारखंड। इसको 16 गोल्ड, 8 रजत और 11 कांस्य पदक हासिल हुए हैं। वहीं खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ में किया गया है और ये मेज़बान शहर है और इसने इस टूर्नामेंट में 9वां स्थान हासिल किया है, 3 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स जो है ये एक अनोखी पहल है जिसका उद्देश्य देश भर के आदिवासी एथलीटों की प्रतिभा को सामने लाना है। तो इसका आयोजन किया गया भी छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भारत के लिए बहुत चिंताजनक विषय है। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के अनुसार भारत उन एथलीटों की वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है जिन्हें डोपिंग नियमों के उल्लंघन के कारण निलंबित किया गया है। तो ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है और 148 ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों के अयोग्य घोषित किए जाने के साथ ही भारत ने केन्या और रूस इन दोनों को भी पीछे छोड़ दिया है। अब दूसरे नंबर पे है केन्या और थर्ड नंबर पे है रूस। ये भारत में एथलीटों की शुचिता और विश्वसनीयता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। ये अब एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट जो है ये एक स्वतंत्र संस्था है जिसकी स्थापना वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा की गई थी और ये संस्था डोपिंग पर नज़र रखती है और साथ ही विश्व स्तर पर एथलेटिक्स में निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करती है। तो ये जो प्रतिबंध लगता है सिर्फ डोपिंग की वजह से नहीं लगता है, और इसके साथ ही और भी कई कारण जुड़े होते हैं, जैसे नियमों को नहीं मानना, बार बार नियमों को तोड़ना या फिर गलत तरीके से फॉलो करना। तो इन वजह से भी प्रतिबंध लगता है। लेकिन डोपिंग के मामले में भारत शीर्ष स्थान पर है। ये चिंताजनक विषय है, इस पे काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए सही कदम उठाने की ज़रूरत है। और इस सूची में जो शामिल भारतीय एथलीट हैं, कुछ प्रमुख नाम जो हैं वो है द्युति चंद, उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा हुआ है। वहीं परवेज खान पर 2030 तक के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। और धनलक्ष्मी सेकर की अगर बात करें तो बार बार नियम तोड़ने के कारण उन्हें भी 8 साल के निलंबन का सामना करना पड़ रहा है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि वाडा की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 260 भारतीय एथलीट डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं और भारत में जो पॉजिटिविटी दर है डोपिंग की वो 3.6 दर्ज की गई है, जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा दरों में से एक है। तो ये भारतीय खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक राजा रवि वर्मा की एक पेंटिंग से संबंधित है। तो इस पेंटिंग का निर्माण 1890 के दशक में राजा रवि वर्मा द्वारा किया गया था और इस पेंटिंग का नाम है यशोदा और कृष्ण। ये अब तक भारत में बिकी सबसे महंगी पेंटिंग बन गई है। कितने में बिकी है? तो 167.200 रुपये करोड़ में इसका नीलामी हुआ है
खरीदा किसने है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन साइरस एस पूनावाला, उन्होंने इस पेंटिंग को खरीदा है। और राजा रवि वर्मा जो हैं उनको भारत के महान चित्रकारों में से एक माना जाता है और उन्होंने भारतीय कला में यूरोपीय ऑयल पेंटिंग की तकनीकों को पेश किया है और यथार्थवाद को भारतीय पौराणिक कथाओं के साथ मिला दिया है। ये इनकी पेंटिंग की खासियत है। इन्होंने भारतीय कला में यूरोपीय ऑयल पेंटिंग को मिक्स किया है, उन तकनीकों का प्रयोग किया है। तो इनकी जो पेंटिंग है यशोदा और कृष्ण, ये भारत में अब तक बिकी सबसे महंगी पेंटिंग बन गई है। खरीदार का भी नाम याद रखिएगा, किसने खरीदा है? तो साइरस एस पूनावाला। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारतीय नौसेना से संबंधित है। भारतीय नौसेना ने अपनी तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिदमन को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। अब INS अरिदमन है क्या? तो ये भारत की अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों का हिस्सा है जिसे परमाणु युक्त बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके शामिल होने के बाद नौसेना के इतिहास में पहली बार भारत के पास समुद्र में 3 ऑपरेशनल SSBNs यानी कि शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर पनडुब्बियाँ ये मौजूद हो गई हैं। और ये जो पनडुब्बी है ये इस बात को सुनिश्चित करती है कि किसी संभावित परमाणु हमले के बाद भी भारत जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम रहे। तो इस बात को ये सुनिश्चित करती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? तो इसका जो विस्थापन है वो लगभग 7000 टन है। ये अधिक वर्टिकल लॉन्च सिस्टम ट्यूबों से लैस है। अरिदमन K-15 और K-4 परमाणु सक्षम मिसाइलों को ले जा सकता है। इन K-4 मिसाइलों की मारक क्षमता जो है वो 3500 किलोमीटर तक है और ये परमाणु पनडुब्बी उन्नत परमाणु रिएक्टरों द्वारा संचालित होता है जो इसे पानी के नीचे लंबे समय तक टिके रहने में सक्षम बनाते हैं। भारत की जो परमाणु शक्ति है वो न्यूक्लियर ट्राइड की अवधारणा पर आधारित है। न्यूक्लियर ट्राइड क्या होता है? तो न्यूक्लियर ट्राइड वो कंडीशन होता है जिसमें कोई देश के पास वायु, जल और थल इन तीनों से परमाणु हमला करने की कैपेसिटी होती है। तो भारत न्यूक्लियर ट्राइड की अवधारणा पर आधारित है भारत की परमाणु शक्ति, जिसमें शामिल है जमीन आधारित मिसाइलें, इनमें अग्नि श्रृंखला की मिसाइल प्रमुख है, हवा आधारित डिलीवरी प्रणालियाँ जो लड़ाकू विमानों से लैस है और समुद्र आधारित प्लेटफॉर्म जैसे कि INS अरिदमन जैसी पनडुब्बियाँ। तो ये हुआ न्यूक्लियर ट्राइड। INS अरिदमन के शामिल होने के बाद भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में अपनी स्थिति और मजबूत कर लेगा जिनके पास पूर्ण न्यूक्लियर ट्राइड क्षमताएं हैं, जैसे कि USA, रूस और चीन। तो इन देशों के पास पूर्ण न्यूक्लियर ट्राइड क्षमताएं हैं और भारत भी अब इस श्रेणी में शामिल हो गया है। तो INS अरिदमन ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट टॉपिक कर सारथी ऐप से वेबसाइट से संबंधित है। तो इसकी शुरुआत किसने की है? तो आयकर विभाग द्वारा इसको शुरू किया गया है और इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का उद्देश्य है कर संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाना। ये वेबसाइट कर संबंधी जानकारी तक पहुंच को बेहतर बनाती है और प्रत्यक्ष करों से संबंधित सभी जानकारी को एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल कराती है। ये जो टूल है ये 24/7 उपयोगकर्ताओं को कर संबंधी प्रश्नों में सहायता करती है। मतलब आप दिन रात कभी भी जो भी टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेरी हैं आपके, वो इस टूल के जरिए जान सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने प्रारंभ के शुभारंभ के दौरान इस पहल के बारे में बात की। अब प्रारंभ क्या है? तो ये एक कर सुधारों पर केंद्रित जागरूकता कार्यक्रम है। इसका पूरा नाम क्या हुआ? तो मिशन विकसित भारत के लिए नीति सुधार और जिम्मेदार कार्रवाई, ये प्रारंभ का पूर्ण रूप है। इसका उद्देश्य क्या है? तो आयकर अधिनियम 2025 के तहत अनुपालन को सरल बनाना। 1 अप्रैल 2026 से नए इनकम टैक्स रूल लागू हो गए हैं, तो इसलिए ये सारे ऐप और वेबसाइट लॉन्च किए जा रहे हैं ताकि अगर जनता के मन में कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो वो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके।
नेक्स्ट टॉपिक E20 पेट्रोल से संबंधित है। तो भारत ने E20 पेट्रोल मानक को जारी किया है देश भर में। तो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मानक ईंधन के रूप में E20 पेट्रोल पर स्थानांतरित हो गया है और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी इस आदेश के तहत देश भर के पेट्रोल पंपों को 20% जो इथेनॉल है ये मिश्रित ईंधन की आपूर्ति करना अनिवार्य हो गया है। अब E20 पेट्रोल जो होता है इसकी मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसकी जो संरचना होती है इसमें 20% इथेनॉल मिला होता है और 80% पेट्रोल का मिश्रण होता है। तो ये 20-80 के रेशियो में रहता है और सभी आपूर्तियों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों का कड़ाई से पालन करना होता है। E20 की न्यूनतम रेटिंग जो है वो 95 रिसर्च ऑक्टेन नंबर है। आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोल की शुद्धता जो है वो ऑक्टेन नंबर में मापी जाती है। तो E20 की न्यूनतम रेटिंग 95 रिसर्च ऑक्टेन नंबर है, जो काफ़ी अच्छी है। ये पेट्रोल में पाए जाने वाले 91-92 रिसर्च ऑक्टेन नंबर से अधिक है, जिससे ईंधन में दहन सुचारू रूप से होता है। नॉर्मल जो पेट्रोल होता है उसका रिसर्च ऑक्टेन नंबर होता है 91-92 और ये E20 जो पेट्रोल होगा इसका रिसर्च ऑक्टेन नंबर होगा 95। अधिकांश नए वाहनों को उच्च इथेनॉल मिश्रण को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि पुराने ईंधन सिस्टम E20 का उपयोग कर सकते हैं और उन्हें ईंधन दक्षता में थोड़ी कमी का अनुभव हो सकता है। तो इसलिए अब जो नए डिज़ाइन किए जा रहे हैं वो इसके अनुरूप ही डिज़ाइन किया जा रहा है। इसको लॉन्च करने का रणनीतिक उद्देश्य क्या है? तो इससे आयातित कच्चे तेल पर भारत की जो निर्भरता है उसमें कमी आएगी। इससे राष्ट्रीय ऊर्जा स्वतंत्रता मजबूत होगी। अभी जो पश्चिमी एशिया में युद्ध छिड़ा हुआ है इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच, जिसकी वजह से तेल संकट, वैश्विक तेल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो वैसे कंडीशन में भारत को ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त होगी। ये सब जो कदम उठाए जा रहे हैं ये ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने की दिशा में और आयातित पेट्रोल या क्रूड ऑयल कहिए उस पर निर्भरता कम करने के लिए। घरेलू रूप से जो उत्पादित इथेनॉल का उपयोग है उसको करके सरकार को काफ़ी विदेशी मुद्रा बचाने और व्यापार संतुलन में सुधार करने की उम्मीद है। इथेनॉल गन्ना, मक्का और अन्य अनाज जैसी फसलों से प्राप्त एक जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल है, जो कृषि क्षेत्र को सीधा आर्थिक बढ़ावा देता है। इथेनॉल एक ऑक्सीजन युक्त ईंधन है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन बहुत कम करता है, जो शुद्ध जीवाश्म ईंधन की तुलना में स्वच्छ दहन को बढ़ावा देता है। तो इससे इन्वायरमेंट भी शुद्ध रहेगा, एयर प्योर रहेगा। तो इस दिशा में भी ये काफ़ी अच्छा कदम होगा। अगर इन्वायरमेंट की दृष्टि से भी देखें तो भी ये बहुत अच्छा कदम होगा। अब भारतीय मानक ब्यूरो देख लेते हैं, ये होता क्या है BIS। तो भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत इसकी स्थापना की गई है और ये भारत में विभिन्न उत्पादों के लिए गुणवत्ता मानक और प्रमाणन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय निकाय है। तो नेशनल बॉडी है ये भारतीय मानक ब्यूरो। ये विभिन्न उत्पादों के लिए गुणवत्ता मानक और प्रमाणन बनाए रखता है, इसके लिए नियम कानून बनाता है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है विश्व स्वास्थ्य दिवस से संबंधित। ये कब मनाया जाता है? तो हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? 2026 में इस दिवस की थीम क्या है? तो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए वैश्विक कार्रवाई, ये इस बार की थीम है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो WHO द्वारा निर्धारित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं की समीक्षा के लिए एक वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त अवसर प्रदान करना। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और उसी की स्मृति में ये विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? तो 1950 से ये हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।